अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। आज हम इसके आर्टिकल को पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। हम देखेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ को हम लोग इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं, किस तरह से इसे टेम्परेचर के साथ रिलेट करते हैं, और ओवरऑल अगर हमें इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की मेजर करनी हो तो उसको हम लोग कौन से पैरामीटर्स को सामने रखते हुए करते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम मौजूद हो और उस सिस्टम के अंदर गैस हो और गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हों, तो उन मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जब मूव कर रहे हैं तो मूव करते हुए उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर वो रोटेट कर रहे हैं तो उनके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं तो उसकी वजह से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी कुछ लोग इन अकाउंट उसे ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी एनर्जीज़ मौजूद होती हैं। हम इंटरनल एनर्जी की बात करें। इंटरनल एनर्जी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम हो और उस सिस्टम में कोई सब्सटेंस मौजूद हो, तो उस सब्सटेंस के पास मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन सारे मॉलिक्यूल्स की हर तरह की एनर्जी को ऐड कर लिया जाए, तो जो उसका सम है, उस सम को हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। तो अगर हम फिर इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। द सम ऑफ all forms of molecular energies of a substance is termed as internal energy। यानी जितनी भी एनर्जीज़ हैं हमारे पास मौजूद मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उन सारी एनर्जीज़ का सम कर लें तो हम उसे नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। अब स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ हैं, अगर इसे ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में देखा जाए तो ये मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ कौन-कौन सी हो सकती हैं? तो स्टूडेंट्स, बेसिकली 2 तरह की मॉलिक्यूलर एनर्जीज़ हैं हमारे पास। एक जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है हमारे पास, उसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। और स्टूडेंट्स, जो दूसरी मॉलिक्यूलर एनर्जी है हमारे पास, उसे हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी का। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें बेसिक सिस्टम की, तो एक बेसिक सिस्टम के अंदर हम लोग अपनी कैलकुलेशंस के लिए इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो गैस यूज़ की जा रही है, वो गैस एक आइडियल गैस है। और आइडियल गैस के केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेयर मैस पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे-छोटे, और फिर उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से और सिर्फ़ पॉइंट मैस होने की वजह से उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, उसको हम प्रैक्टिकली ज़ीरो कंसीडर करते हैं। यानी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स की, वो नहीं होती। तो उनके पास जो एनर्जी बाकी बच जाती है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इंटरनल एनर्जीज़ में 2 एनर्जीज़ को अकोमोडेट कर रहे थे। एक हम पोटेंशियल एनर्जी को देख रहे थे और एक काइनेटिक एनर्जी को देख रहे थे। अब अगर हम ये कहें कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी सारी की सारी
तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी की भी आगे टाइप्स हैं, जैसे हमें पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। और स्टूडेंट्स, आइडियल गैस के केस में हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए एक और इजम्पशन भी लेके आते हैं, और वो इजम्पशन ये होती है कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रोटेट नहीं कर रहे, वो स्ट्रेट लाइन में सिर्फ मूव कर रहे हैं, और उनके पास जो सारी की सारी एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इसका मतलब है ये चीज़ और सिंप्लीफाई हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक आइडियल गैस के लिए अगर हम उसकी इंटरनल एनर्जी की बात करें तो उसकी इंटरनल एनर्जी सारी की सारी जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे हमें याद रखना है, लिखना है कि क्या है कि इंटरनल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स इसके इक्वल है, वो इक्वल है ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें याद रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, और हमने देखा था कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो बेसिकली टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। हमने यहीं से टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन की थी, और बेसिकली टेम्परेचर को डिफाइन भी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी करते हैं। किस तरह से? हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर इज द temperature is the measure of average kinetic energy of all the molecules of a system। तो हमारे पास टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी मॉलिक्यूल्स किसी सिस्टम के तमाम मॉलिक्यूल्स की। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो ये जब डेरिवेशन हम लोगों ने की थी तो हमने कहा था कि ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इस केस में यहाँ पे मेंशन्ड, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ट्रांसलेशनल है, ये भी ट्रांसलेशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ तो ऊपर इसके साथ रिलेट कर रही है कि हमारे पास जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है अगर वो इंटरनल एनर्जी के बराबर है, और ये इंटरनल एनर्जी जो है ये तो फिर टेम्परेचर के इक्वल आ जानी चाहिए। तो यानी इन तीन चीज़ों से हम जो रिज़ल्ट ले सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास टेम्परेचर की। हम इस पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम इनडायरेक्टली टेम्परेचर के साथ इसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस केस में जो इंटरनल एनर्जी इसका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। यानी हम लोग अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी को देखें तो टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर को देखें तो हमें इंटरनल एनर्जी मिलेगी। तो हमें अगर कहीं पे भी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को मेजर करना है तो बहुत आसान तरीका है, उसके टेम्परेचर को देख लिया जाए। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही उसकी इंटरनल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये एक सीक्वेंस है जिसका स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या है, सम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूलर एनर्जीज। लेकिन हम आगे चलें तो आइडियल केस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी में भी सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फिर इंटरनल एनर्जी बन गई क्योंकि और कोई एनर्जी नहीं है। और फिर
क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर की रिप्रेजेंटेशन है, तो इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर के साथ रिलेट करती। तो फिर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम लोग किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना चाहें तो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो हमें पता है जिस तरह से हम लोग टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं उसी तरह से हम उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। हाउ टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जो हमारी बुक में जिसका आंसर बताया गया कि इंटरनल एनर्जी अगर हम किसी सिस्टम की बढ़ाना चाहें तो हम उसको किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स हमें तैयार करना है। पहली चीज़ स्टूडेंट्स हमें बताया गया कि टेम्परेचर जो है वो एसोसिएटेड है इंटरनल एनर्जी के साथ। तो अगर हम किसी मींस के थ्रू टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने का मतलब इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना। और हमें पता है कि अगर सिस्टम में किसी भी सिस्टम को हीट दी जाए तो हीट देने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो पहला इसका आंसर क्या होगा, बाय एडिंग हीट टू द सिस्टम। सिस्टम में हीट को ऐड करके हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हीट को ऐड किए बगैर भी हम किसी तरह से इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर है बिल्कुल, हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट एडिंग हीट टू द सिस्टम। और इसकी एक एग्जांपल हमारी बुक में कोट की गई है कि अगर हम लोग अपने दोनों हाथों को रब करें, तो जब हम हाथों को रब करते हैं तो रब करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे हाथों का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। तो वो इंटरनल एनर्जी बेसिकली कहाँ से आ रही थी, वो इंटरनल एनर्जी आ रही थी मैकेनिकल वर्क से। यानी हमारा जो मैकेनिकल वर्क था वो कन्वर्ट हो रहा था इंटरनल एनर्जी में। जैसे इस केस में हमारी जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही थी मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसी तरह दूसरा मेथड क्या है, बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल वर्क इनटू इंटरनल एनर्जी। यानी हम लोग मैकेनिकल वर्क को इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट करके भी अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल भी है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो स्लाइड कर रहा हो किसी भी फ्रिक्शन वाले सरफेस के ऊपर, तो वो स्लाइड करने के दौरान अगर हम उसे देखें और उस पर कोई फोर्स जो है वो एक्सटर्नल उसकी स्लाइडिंग को कंटिन्यू करने के लिए मौजूद ना हो, तो स्लाइड करने के थोड़े अरसे बाद वो रुक जाता है। और रुकता किस वजह से है, क्योंकि फ्रिक्शन होती है सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान। और उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अगर हम लोग देखते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि स्लाइडिंग के दौरान जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है और टेम्परेचर के इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और ये भी इस सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है इसी की एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो मैकेनिकल वर्क है वो मैकेनिकल वर्क जो है वो बेसिकली कन्वर्ट हो रहा होता है इंटरनल एनर्जी के अंदर। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। अब स्टूडेंट्स आगे चलें तो इंटरनल एनर्जी को एक फंक्शन के तौर पे हम लोग देखते हैं। हम लोग सीख चुके हैं कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। जब हम लोगों ने ग्राफ्स को प्लॉट करना है या फिज़िक्स के अंदर जब हम दो या तीन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन देखते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास फंक्शंस आते हैं। अब ये जो इंटरनल एनर्जी है ये किस तरह का फंक्शन है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वन लाइनर इसका आंसर कि इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी is a state
फंक्शन। अब स्टूडेंट्स ये स्टेट फंक्शन होता क्या है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसे डिस्कस करते हैं। स्टेट फंक्शन हम किसी भी ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जब हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी थी, तो हमने देखा था कि वो एनर्जी किस पाथ पे है उस पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पे डिपेंड करती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने वर्क भी देखा था कि अगर आप दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो वो जो वर्क हमारा होता है वो भी जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इस इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है किस जगह से आपने स्टार्ट किया था और किस जगह पे जाके आपने ख़त्म किया था। ये सिर्फ उन्हीं दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी भी इसी तरह का एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हम प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशंस को मेजर करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कुछ इस तरह का हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स वॉल्यूम जो है उसे प्लेस किया हुआ है, और जो वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर को प्लेस किया हुआ है। एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, वाई एक्सिस पे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इनिशियली हम लोग एक जगह पे मौजूद हैं जिसको हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर जो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है, लेट्स सपोज उसे V1 कह देते हैं, और इस जगह पे हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू है उसे लेट्स सपोज हम लोग P1 का नाम दे देते हैं, और इस जगह पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो टेम्परेचर है उसे हम लोग T1 का नाम दे देते हैं। और फिर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसे एक और पॉइंट यहाँ पे इस जगह तक हम उसे लेके जाना चाहते हैं। अब जब यहाँ पे लेके जाना चाह रहे होंगे तो जाहिर सी बात है इस जगह पे जो उसका वॉल्यूम है वो यहाँ पे आ गया, वॉल्यूम इसका बढ़ गया होगा, V1 से हम लोग V2 पे आ गए। अगर इस जगह इसके प्रेशर की बात करें तो इसका जो प्रेशर है वो P2 पे आ गया होगा, और इसका टेम्परेचर भी चेंज हो गया होगा, और उस टेम्परेचर को हम लोग T2 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स जब ये टेम्परेचर भी चेंज हो गया तो हमें पता है कि टेम्परेचर का चेंज होना बेसिकली इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ से हम लोगों ने आज के लेक्चर को स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब है इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो चुकी है, पहले इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और थी और अब इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और हो गई है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कि ये इंटरनल एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने में, टेम्परेचर को T1 से T2 तक लेके जाने में हम किस पाथ को फॉलो कर रहे थे, तो वो पाथ लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमने एक केस में ऐसे किया कि हम इस T1 से चले और इस तरह से हम T2 तक पहुँच गए, जिसमें हमने देखा कि शुरू में हमारा वॉल्यूम इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ा लेकिन प्रेशर ज़्यादा स्पीड से बढ़ा, और फिर प्रेशर की स्पीड कम हो गई और वॉल्यूम, लेकिन अल्टीमेटली हम इस जगह पे पहुंच गए। इसी तरह से हमने एक और पाथ भी फॉलो किया, हम कुछ इस तरह से मूव करते करते यहाँ तक पहुंच गए। अब ये पाथ नंबर 1 है हमारा और इसे हम लोग पाथ नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों पाथ्स की हम लोग बात करें तो इन दोनों पाथ्स का इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स दोनों केसेस में सेम है। हम पहले केस में भी जहाँ से चले थे, दूसरे केस में भी जहाँ से चले थे वो पॉइंट सेम है, और जिस जगह पे दोनों केसेस में हम लोग पहुँचे हैं वो पॉइंट भी दोनों केसेस में सेम है। तो अगर ये वाला मामला हो जाए तो हमारी इंटरनल एनर्जीज इनिशियली और फाइनली ये सेम है। तो स्टूडेंट्स ये तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रही, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। इसी वजह से हम इस इंटरनल एनर्जी को नाम देते हैं कि ये एक स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, बीच में जो इसका पाथ होता है ये उस पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही होती, इसलिए ये एक स्टेट फंक्शन है। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ से एक और रिजल्ट भी हमारे पास आया, जैसे हमने देखा था कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती।
सिर्फ जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है वो ये रखती है कि उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, यानी उसकी पोजीशन को जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया गया, पोजीशन बदली गई ऑब्जेक्ट की, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ गया, वो हम चेंज हमेशा मैयर करते होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसे मैयर नहीं करते। तो फिर उसी तरह से अगर हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पे भी अप्लाई करके देखें तो इसका भी वही मतलब होगा कि अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो फिर इंटरनल एनर्जी में भी हमें उसकी एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी जो है उसको कंसिडर नहीं करना होता। जब भी हमें देखना है, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी को देखना है कि इनिशियली इंटरनल एनर्जी क्या थी और फाइनली इंटरनल एनर्जी क्या थी। ये तो स्टूडेंट्स हमने सारे केस डिस्कस किए आइडियल, कि अगर हमारे पास एक आइडियल सिस्टम हो तो उसमें हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ रिलेटेड है। लेकिन हमारी बुक में एक साइड बॉक्स में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि असल में ऐसा मॉलिक्यूल्स के केस में नहीं होता। मॉलिक्यूल्स के पास इसके अलावा भी और एनर्जीज मौजूद होती हैं, जैसे यहाँ पे एक डाई एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल के बारे में बताया गया कि उसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, और वो एक स्प्रिंग टाइप अरेंजमेंट बन जाता है। और इस स्प्रिंग टाइप अरेंजमेंट के अंदर जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी मौजूद होती है और उसकी वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। यानी अगर एक्चुअल सिस्टम की बात करें आइडियल सिस्टम से हट के, तो उसके अंदर हमारे पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल ये सारी एनर्जीज मौजूद होती हैं। तो वो कैलकुलेशंस जो हैं वो इतनी सिंपल नहीं होती, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती हैं। लेकिन हमारे स्कोप में सिर्फ आइडियल सिस्टम्स को डिस्कस किया गया है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हमारी इंटरनल एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। हम जहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी का जिक्र करेंगे तो हम सिर्फ टेम्परेचर की मेजरमेंट से ही उस इंटरनल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी को इन डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।